वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट और ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस पढ़ने में असफल हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमने मन स्थिति को खराब कर रखा है और परिस्थितियों को अनुकूल बना रखा है। आप जानते हो, परिस्थितियाँ बदलना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में केवल मन स्थिति को बदलना है। परिस्थितियाँ बदलना हमारे बस में नहीं है, केवल और केवल मन स्थिति को बदलना हमारे बस में है। किसी ने ठीक कहा है, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने को गालिम। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने को गालिम। जिस दिन मन स्थिति बदली उसी दिन परिस्थितियाँ बदल गई। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बल और गति के नियम, और उसमें आज हम अध्ययन करेंगे संवेग और गति का द्वितीय नियम। आज हम अध्ययन करेंगे संवेग और गति का द्वितीय नियम। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संवेग। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान वह उसके वेग का गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल के बराबर होता है। माना वस्तु का, या मैं कहता हूँ कि वस्तु के संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु के संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इजिकल टू क्या जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। तो P इजिकल टू जाएगा, द्रव्यमान मान लिया m है और वेग v है, तो P इजिकल टू क्या हो गया, mv। ये क्या है, किसी वस्तु का संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है कि जो संवेग है वो सदिश भौतिक राशि है या अधिक भौतिक राशि है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासों में अध्ययन किया है कि जो वेग है वो एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब वेग सदिश राशि क्यों है, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। ये वेग सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा है कि वेग की दिशा वही होती है जो उसके विस्थापन की दिशा होती है। अब संवेग की दिशा वही होगी जो उसके वेग की दिशा होगी। अतः संवेग
एक सदिश भौतिक राशि है। जिसकी दिशा वेग की दिशा होती है। जो वेग की दिशा होगी वो ही संवेग की दिशा होगी। और वेग की दिशा विस्थापन की दिशा होती है। विस्थापन की जो दिशा होगी वही वेग की दिशा होगी। जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी। दूसरा इसमें पॉइंट आता है, ये आपका सदिश का हो गया। दूसरा पॉइंट आता है मात्रक। P का मात्रक बराबर M का मात्रक इंटू V का मात्रक। ऐसा पद्धति में M का मात्रक kg होता है और V का मात्रक हम देखें मीटर प्रति सेकंड होता है। तो P का मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। P का मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारी तीसरी स्थिति है, संवेग में परिवर्तन। माना कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है, वो u वेग से गति कर रहा है। m द्रव्यमान का पिंड u वेग से गति कर रहा है और जिसका वेग अंत में हो जाता है v। उस m द्रव्यमान के पिंड का अंतिम वेग हो जाता है v। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं P इनिशियल मोमेंटम, और वो क्या जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। और यहाँ क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग या फाइनल मोमेंटम PF बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। उदाहरण के लिए माना एक 10 kg का पिंड या कण 2 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है और वो गति करने के बाद में वो 10 kg का पिंड यहाँ आकर हो जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है। अर्थात या v = 0 और ये u = 2। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर 20 kg मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर फाइनल
संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग 0। अब संवेग में परिवर्तन यहाँ कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग 0 माइनस 20 kg मीटर प्रति सेकंड बराबर -20 kg मीटर पर सेकंड। अब इस चीज़ को जो हमने उदाहरण देखा, इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यदि इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो संवेग में परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग को हमने PF और प्रारंभिक संवेग को PI, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है mv, इनिशियल मोमेंट कितना है mu, और संवेग में परिवर्तन को हम डेल से दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। संवेग में परिवर्तन को किससे दिखाते हैं, डेल्टा p। ये डेल p यानी कि p में परिवर्तन, यदि किसी भौतिक राशि से पहले डेल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस भौतिक राशि में परिवर्तन, किसी भौतिक राशि से पहले डेल्टा लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है कि उस भौतिक राशि में परिवर्तन। तो यहाँ पर भौतिक राशि p है तो हो गया संवेग में परिवर्तन। अब मैं यदि डेल p इज इक्वल टू m बाहर निकाल लूँ तो v माइनस u, ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जो इसके नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है संवेग में परिवर्तन की दर। एकांक समय में संवेग में परिवर्तन की दर। देखो ये बात चैप्टर नंबर 8 में भी हो चुकी है कि जब एकांक समय में संवेग में परिवर्तन की दर आए तो समय बटे में आएगा, समय बटे में आएगा। संवेग में परिवर्तन दर समीकरण 1 से डेल p है और दर वर्ड आ गया एकांक समय के लिए तो ये आ जाएगा डेल t। तो एकांक समय में संवेग में परिवर्तन की दर को क्या लिख सकते हैं, डेल p अपॉन डेल t। एकांक समय आ गया और उसके बाद में दर आता है तो ये जो समय है यानी समय जो कोई सी भौतिक राशि होती है वो कहाँ आएगी, हर में आएगी। वो कहाँ आएगी, हर में आएगी। एकांक समय हो, एकांक वेग हो, एकांक धारा हो तो वो कहाँ आएगी, समय में। और लास्ट में दर वर्ड आना चाहिए तो समय में आएगी। तो यहाँ एकांक समय में संवेगी परिवर्तन की दर, तो एकांक समय का आएगा बटे में आएगा। अब यदि समीकरण 1 से डेल p का मान मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 से डेल p का मान रखने पर तो डेल p अपॉन डेल t मेरा आ जाएगा m v माइनस u डेल t, और इसको मैं लिख सकता हूँ
एम वी माइनस यू अपॉन डेल टी। गति के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि ये त्वरण होता है, तो डेल पी अपॉन डेल टी बराबर क्या आ गया, एम ए। चूँकि v माइनस यू अपॉन डेल टी बराबर ए। वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगे समय का अनुपात ही त्वरण होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अब नेक्स्ट अपना है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के एकांक समय में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। किसी वस्तु के एकांक समय में संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। अर्थात यदि बाह्य बल F है तो एकांक समय में संवेग में परिवर्तन क्या होती है, एकांक समय में संवेग में परिवर्तन क्या होती है, डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी अपॉन डेल टी समीकरण 2 से मान रखने पर डेल पी अपॉन डेल टी कितना है, एम ए। तो F बराबर एम ए। यह है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण। उदाहरण देखो, आपने देखा था कि जब कोई 10 केजी का पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है और वो कुछ समय के बाद में वो पिंड का वेग 0 हो जाता है, तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, डेल पी कितना आएगा, पी एफ माइनस पी आई। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। 0 माइनस 20 बराबर माइनस 20 kg मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में 20 kg मीटर संवेग कम हो रहा है। आप देखिए, 1 सेकंड में इतना संवेग कम हो रहा है, तो एक सेकंड में संवेग में परिवर्तन की दर डेल पी अपॉन डेल टी माइनस 20 अपॉन 1 बराबर माइनस 20
केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 20 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं 20 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो 1 सेकंड में बल लग रहा है 20 न्यूटन। अब मान लो दूसरे सेकंड में, मान लो कि यही बल हम 5 सेकंड बाद में लगाएं, 5 सेकंड बाद में बल में परिवर्तन की दर, तो -20/5 बराबर -4 न्यूटन। अब आप देख रहे हो जब समय कम था तो बल ज़्यादा लग रहा था, जब समय ज़्यादा है तो बल कम लग रहा है। और वैसे भी देखो हम जानते हैं कि जब यहाँ पे समय कम होगा तो बल ज़्यादा होगा, समय कम होगा तो बल ज़्यादा होगा। यदि इस स्थिति को मैं और करके लिखूं तो F = del P/del T। समय ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। नीचे वाले चिन्ह को कम से और ऊपर वाले चिन्ह को ज़्यादा से दर्शाया गया है। और वैसे भी आप फिजिक्स में 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, एक समानुपाती या इसका नाम अनुक्रमानुपाती भी होता है, अनुक्रमानुपाती। इसमें होता है, जैसे इसमें देखें तो F समानुपाती del P, और एक दूसरा वर्ड होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसमें जैसे F व्युत्क्रमानुपाती 1/del T। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जितने संवेग ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा होगा, संवेग कम होगा तो बल भी कम होगा, जैसा संवेग में परिवर्तन होगा वैसा बल होगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, यदि ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। जब कम पर ज़्यादा हो और ज़्यादा पर कम हो तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ भी देखो जो del T है वो व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक स्पेशल रीज़न है। तो मैं आपको, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस रीज़न की तरफ मैं जाने का प्रयास करूँगा। आप समझ पाएँ तो समझें, आप समझ पाएँ तो समझें। क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे ले जाते हैं, क्यों? क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे ले जाते हैं, क्यों? इसका कारण ये है, जैसे मान लो गेंद आपकी आएगी, आते ही इन हथेलियों पे गिरेगी तो 1 सेकंड में उसका संवेग 0 हो जाएगा, 1 सेकंड में उसका संवेग 0 हो जाएगा। मान लो कि जो प्रारंभिक गेंद का संवेग है वो आपका है, इसका द्रव्यमान मान लो 0.2 kg का है,
और इसका वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो पी आई क्या हो जाएगी, एम यू 0.2 इंटू 50, तो 5 दूनी 10, 1 0 100, यानी 10 kg मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग हो गया। 10 मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग हो गया। अब मान लो वो इसकी हथेलियों पे जाके टकराती है ऐसे, इन हथेलियों पे जाके टकराती है, तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा, 0, द्रव्यमान वही 2 kg रहेगा। तो पी एफ क्या हो जाएगा आपका, 0। तो डेल पी क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई बराबर 0 माइनस 10 बराबर -10 kg मीटर प्रति सेकंड। अर्थात डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, -10 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि डेल टी क्या है, जब गेंद आएगी तो वो 1 सेकंड में टकराएगी, तो समय क्या है, 1 सेकंड। समय क्या है, 1 सेकंड, तो बटे 1, तब भी आपका -10 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब देखो, मान लो कि वो गेंद को कैच करता है, गेंद को कैच करता है, क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे ले जाता है। क्यों हाथों को पीछे, देखो गेंद को यूं कैच करके हाथों को पीछे लेके जाएगा, तो जो उसका 1 सेकंड में वेग 0 हो गया, वो मान लो कि 5 सेकंड के बाद में वेग 0 होता है। माना कि हाथों को पीछे ले जाने पर 5 सेकंड बाद में संवेग 0 होता है। हाथों को पीछे ले जाने पर 5 सेकंड बाद संवेग 0 होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, -10/5 बराबर -2 न्यूटन। अर्थात वो हाथों को पीछे ले जाकर उसने समय बढ़ा दिया, जिससे उस पर लगने वाला बल कम हो गया। जब समय 1 सेकंड था तो उस पर बल लगने वाला बल 10 न्यूटन था। और ये देखो, ये चीज़ मैं आप बता रहा हूँ, जब 1 सेकंड था तो बल ज़्यादा लग रहा था, जब समय बढ़ा तो बल कम लग रहा है। इसी प्रकार जब क्रिकेटर कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है और वो समय को बढ़ा देता है, जिससे हाथों पर कम लगती है। अर्थात क्योंकि बल कम लगता है इसलिए हाथों पर कम लगेगी। जो भी अच्छे प्रैक्टिस करने वाले क्रिकेटर होते हैं वो गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे ले जाते हैं, नहीं तो एक साथ संवेग से टकराएगी, दर्द भी ज़्यादा होगा और बल भी ज़्यादा लगेगा। दर्द ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, और जैसे वो हाथों को पीछे ले जाएगा तो समय बढ़ जाएगा। समय बढ़ जाएगा तो उसमें बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो वो आसानी से कैच कर लेगा। नहीं तो कई बार क्रिकेटर यूँ कैच करते हैं, उछल के गेंद बाहर निकल जाती है। तो मैंने ये बात इसीलिए कही थी कि समझ सको तो समझ लो, क्योंकि ये प्योर कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट इस पर आधारित है। ऐसे ही दूसरा यदि हम उदाहरण दें, जब हम बिना गद्दे के फर्श पे कूदते हैं तो हमारे पैरों पर लगती है, क्योंकि समय कम होता है। और यदि वही फर्श पर यदि हम गद्दा लगा दें और फिर उस पर कूदें तो हमारे दर्द कम होता है। उसका कारण भी यही है कि गद्दा क्या है, आपके समय को बढ़ा देता है, जिससे बल क्या होता है, कम लगता है। जिससे बल समय क्या लगता है, कम लगता है। यह आपका गद्दा है।
जब इस पर हम कूदेंगे तो कूदने पर इसमें जो लगी हुई रुई है, स्प्रिंग है, वो समय को बढ़ा देते हैं। समय को बढ़ा देते हैं तो लगने वाले संवेग में परिवर्तन की दर से न्यूटन बल लगने वाला बल कम हो जाता है। और जैसे हम सीधे फर्श पर गिरते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर ज़्यादा होने से बल ज़्यादा लगता है। इसी प्रकार स्प्रिंग का कार्य भी वही है, जो गद्दे का कार्य है वही स्प्रिंग का कार्य है। स्प्रिंग भी आपकी इस प्रकार होती है, क्योंकि जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो फ्लेक्सिबल रहती है, अर्थात समय बढ़ जाता है। जब जब भी समय बढ़ेगा तो आरोपित बल का मान कम होगा, और समय कम रहेगा तो आरोपित बल का मान ज़्यादा होगा। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।